हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 14th लेक्चर है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवांस फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स। ओके, सो हमने ऑलरेडी फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स 2 ब्लॉक सिस्टम 3 ब्लॉक सिस्टम हमने फ्रिक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, मगर आज के लेक्चर में थोड़ा सा और एडवांस लेवल का हम फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए आज का मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, तो स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। एडवांस फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये अपने बेसिक फ्रिक्शन के लेक्चर्स यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, वरना ये थोड़ा सा समझ में आपको नहीं आएगा शायद। मैंने बेसिक सारे फोर्सेस पे आई थिंक लेक्चर नंबर 2 मैंने बनाया था, जिसमें कि मैंने सारे फोर्सेस, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, इसके बारे में मैंने बताया था लेक्चर नंबर 2 में। और इसके साथ में फिर हमने 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम्स पे हमने डिस्कस किया था, 3 ब्लॉक्स प्रॉब्लम्स, वो भी एक तरह से एडवांस लेवल का ही माना जाता है, मगर इसमें थोड़ा सा और हम देखेंगे कुछ थोड़ा सा और एडवांस लेवल का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं स्टार्ट करता हूँ, आप इसको ट्राई करो। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। चलो मैं थोड़ा सा सिंपल से स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा प्रॉब्लम है कि ब्लॉक ऑफ मास 10 kg की एक मास है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है रेस्ट में, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दी हुई है 0.3 और 0.2। और हमने एक फोर्स लगाया उस हॉरिजॉन्टल मास पे। 2 केसेस दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट केस में 20 न्यूटन फोर्स लगाया गया। आपको निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज 20 न्यूटन। और दूसरे केस में जब 40 न्यूटन फोर्स लगाया गया तो उस पर क्या फ्रिक्शन लग रहा है। ये तो आई थिंक काफ़ी सिंपल है। तो देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो 10 × 10, सो 100 न्यूटन आएगा। सो 0.3 ये म्यू एस में लिख देता हूँ इंटू 100। सो आपका 30 न्यूटन जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। चलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। तो म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और ये 0.2 है और 100 है, तो ये 20 न्यूटन आ गया। मतलब हमारे ये दोनों फोर्स आ गए। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 30 न्यूटन और काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 20 न्यूटन। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी रेस्ट में होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है जब वो मूव करने लगता है। तो आप देखोगे यदि मैं फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन, मैं डायग्राम बना देता हूँ। मैंने 20 न्यूटन फोर्स लगाया। अब यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, अब जो फ्रिक्शन ये लगेगा ये आपका जस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू लगेगा, और ये 20 न्यूटन लगेगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 30 न्यूटन। तो हमारा आंसर 20 न्यूटन ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू 30 न्यूटन तो 30 लग जाएगा। जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, क्योंकि जब स्टैटिक फ्रिक्शन की हमने वैल्यू डिफाइन किया था 0 से लेके इसके मैक्सिमम वैल्यू के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लगती है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारा 20 न्यूटन। चलिए सेकेंड पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमने क्या फोर्स लगाया, हमने 40 न्यूटन फोर्स लगाया। अब 40 न्यूटन में क्या होगा, बॉडी तो मूव करने लगेगा। 40 न्यूटन में बॉडी मूव करने लगा। जब बॉडी मूव करने लगेगा तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी 20 न्यूटन ही होगी। यहाँ पे कभी कभी लोग लगा लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू 30 न्यूटन, ऐसा कुछ नहीं है। 30 न्यूटन नहीं लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब बॉडी मोशन में है तो फ्रिक्शन की वैल्यू घट जाती है बेसिकली। जनरली हम क्वेश्चंस में जनरली म्यू की वैल्यू सेम दी रहती है स्टैटिक और काइनेटिक की। यदि डिफरेंट दी हुई है तो हमको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारा आंसर आ गया 20 न्यूटन। तो चलिए था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। ओके, ठीक है, क्वेश्चन को आप रीड कर लो। आप देख सकते हो क्वेश्चन में 10 kg का मास है, एग्जैक्टली सेम ही मास दिया हुआ है, बस वो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मास 10 kg है और
वो रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन और उसको ऊपर खींचा जा रहा है पैरेलल टू द इंक्लाइन, और इन दो वैल्यूज से खींचा जा रहा है फोर्स। 14 न्यूटन से पहले खींचा जा रहा है और फिर 18 न्यूटन से खींचा जा रहा है। तो इन दोनों केस में यहाँ सिर्फ एक ही फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है। इसी को आप काइनेटिक भी मान सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो 0.3 है। आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक आपको निकालना है, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। तो ये एंगल 37 है और ये आपका मास 10 kg है। तो सबसे पहले हम ग्रेविटी का कंपोनेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी जो 100 न्यूटन यहाँ लग रहा है उसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। और ये एंगल 37 है, तो 100 cos 37 इधर होगा और 100 sin 37 इधर होगा, ठीक है। अब 100 cos 37 की वैल्यू होगी 80 न्यूटन, आई थिंक 4/5, हाँ 80 न्यूटन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 न्यूटन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस बॉडी की टेंडेंसी है 60 न्यूटन से इधर जाने की और हमने फोर्स लगा दिया 40 न्यूटन। तो क्या होगा, अब 60 न्यूटन ज़्यादा है इधर और 40 न्यूटन इधर हमने लगा दिया, तो इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी जस्ट 20 न्यूटन। अब देख लेते हैं ये 20 न्यूटन होगा या नहीं। तो हम सबसे पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन की यहाँ वैल्यू है n, जिसकी वैल्यू 80 न्यूटन है। तो 0.3 इंटू 80, तो आई थिंक ये ज़्यादा ही आया, 24 न्यूटन है। तो आराम से ये 20 हमारा लग जाएगा। तो हमारा फर्स्ट केस में जो आंसर होगा हमारा वो अप द इंक्लाइन लगेगा फ्रिक्शन, अप इंक्लाइन, और उसकी वैल्यू होगी 20 न्यूटन। तो चलिए अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारा बी पार्ट है, हमने 80 न्यूटन अब लगा दिया। अब जब हम 80 न्यूटन इधर लगा देंगे तो ग्रेविटी तो लग रहा है 60, तो बॉडी की करेंसी ऊपर जाने की है, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा और फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन होगी, एंड दैट्स इट। इस केस में फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन लगेगा, तो डाउन द इंक्लाइन ये हमारा आंसर हो जाएगा और फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन होगी, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उससे थोड़ा सा और एडवांस। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसको ट्राई कर लो। तो इसमें दिया हुआ एक मास है जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है, रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसकी म्यू दी हुई है ग्राउंड से, और मैंने फोर्स लगा के मैं बॉडी को पुल कर रहा हूँ, ठीक है। तो द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन मास एंड द सरफेस विल बी। अब आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक तरह से मास और सरफेस के बीच आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो मैंने फोर्स F बना दिया यहाँ पे और मैंने ये 60 डिग्री डाल दिया। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और इस फ्रिक्शन का, इस फोर्स का मैं दो कंपोनेंट कर लेता हूँ। तो F cos 60 F/2 और F sin 60 √3/2F, ठीक है। अब इससे आप नॉर्मल निकाल सकते हो। नॉर्मल इसका इस टाइम mg नहीं होगा, जनरली लोगों में कन्फ्यूजन होता है नॉर्मल हमेशा mg होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंक्लाइन प्लेन के केस में नॉर्मल mg cos थीटा होता है, वो भी हमेशा ज़रूरी नहीं है। इस केस में नॉर्मल की वैल्यू mg नहीं है, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या निकालेंगे, n प्लस √3/2F इक्वल्स टू mg। तो आपकी नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg माइनस √3/2F, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल आ गया। अब नॉर्मल आ गया तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, सो म्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे mg माइनस F इंटू √3/2। ये काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, इससे थोड़ा सा और टफ।
मैं स्लोली मैं डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा रहा हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा सिमिलरिटी है। ओके, चाहो तो आप स्क्रीन को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो आप। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें मेंशन है कि 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं M1 M2 इंक्लाइन प्लेन पे, और दोनों की डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू गिवन है। एक का μ1 है और एक का μ2 है, मतलब दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेसेस के। और आपको μ1 और μ2 की वैल्यू भी दी हुई है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। बेसिकली दोनों के बीच जो नॉर्मल लग रहा है, M1 M2 दोनों को पुश कर रहा होगा, वो नॉर्मल आपको निकालना है। जनरली इसमें लोग मिस्टेक करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ इस दोनों ब्लॉक का। तो मैंने बना दिया M2 और M1। मैं मास भी लिखे देता हूँ। M1 की वैल्यू 4 kg है और M2 की वैल्यू 2 kg है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो जो भी ग्रेविटी लग रहा है इन दोनों पे, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये रेस्ट पे रहेगी या नहीं, ये सिस्टम रेस्ट पे होगा या नहीं। तो सिस्टम रेस्ट पे रहने के लिए आप पूरा जो ग्रेविटी लग रहा है 60 न्यूटन नीचे, उसका कॉम्पोनेंट कर लो। तो उसका कॉम्पोनेंट 60 sin 37 हो जाएगा। तो 60 इंटू sin 37, ठीक है। और इसका ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा 60 इंटू cos 37। सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि सिस्टम एक्सलेट कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो मैंने ये 60 cos 37 कितना हो जाएगा, 60 इंटू 4/5। तो 60 इंटू 4/5 ये हो जाएगा 12 5 जा 60, सो 48, और ये हमारा 36, ठीक है। तो 36 न्यूटन तो हो गया। अब हम नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगा देते हैं n। अब दोनों की डिफरेंट नॉर्मल आएगी, N1 N2 आप चाहो तो लिख सकते हो N1 और N2, ठीक है। और यहाँ हम फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा, तो दोनों की मैक्सिमम फ्रिक्शन मतलब अपोजिट में लगेगा। ऐसे F1 और F2 मैं लिख सकता हूँ। तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और μ1 हमें दिया हुआ है 0.8। सो 0.8 इंटू नॉर्मल रिएक्शन हमारा, अच्छा हमने दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर लिया। तो दोनों को सेपरेटली कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 cos 37। सो 20 cos 37 हो जाएगा 20 इंटू 4/5। 20 इंटू 4/5 ये आ जाएगा आपको 5 4 आई थिंक 16 आ जाएगा, 16 न्यूटन, और ये हमारा 32 न्यूटन, ठीक है। 40 इंटू 4/5, सो 5 8 यस 32, करेक्ट है। तो 0.8 इंटू 32 आप करोगे तो F1 मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 32 इंटू 0.8 आप यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8, मैं कर देता हूँ 0.8 इंटू 32, तो आ गया 25.6। और यदि मैं कैलकुलेट करूँ F2 मैक्सिमम वैल्यू, सो 0. कितना है 5 है, एन इंटू 16, तो ये 8 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ गया 25.6 प्लस 8 33.6 आया। तो फ्रिक्शन वैल्यू हमारे पास कम है। फ्रिक्शन कम है तो क्या होगा, ये एक्सलेट नीचे करने लगेगा, तो एक तरह से दोनों पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो काफ़ी सिंपल है, जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा, दोनों पे मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू दोनों पे लगेगी, तो नॉर्मल एक्शन आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ। हाँ चलो, तो मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, इस पे बना लेते हैं। M2 पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो M2 पे ये फोर्स लग रहा है, हमने देखा था ये फोर्स हमारा कितना था, F2 जो है 8 न्यूटन है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इस पे 8 न्यूटन पीछे,
और ग्रेविटी इस पर कितना लग रहा था, इस पर ग्रेविटी की मैं बात करूँ तो ओके, ग्रेविटी का भी हमने कंपोनेंट इंडिविजुअली नहीं लिया था। सो 20 sin 37, सो 20 sin 37 हो जाएगा 20 इंटू 20 sin 23/5, सो 5 4 जा, सो 12 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 12 ग्रेविटी लग रहा है और यहाँ पे इसको नॉर्मल भी लग रहा होगा, पुश कर रहा होगा, और इसकी कुछ एक्सेलेरेशन होगी। तो एक्सेलेरेशन हम तो प्रीवियस केस से निकाल सकते हैं। प्रीवियस केस में हमारा क्या था एक्सेलेरेशन, हमारी वैल्यू ये 33.6 आई थी। तो 36 - 33.6 डिवाइड बाई मास, दोनों का मास कितना है 6 kg। तो देख लेते हैं हम एक्सेलेरेशन हमारा कितना आएगा। तो 33.6 - 36 तो 2.4, तो 2.4 डिवाइड बाई 6, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारी एक्सेलेरेशन आई थी। तो यहाँ पे हम नॉर्मल निकाल देते हैं। नॉर्मल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस नॉर्मल माइनस 8 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। सो 2 kg है, सो 2 इंटू 0.4। ठीक है, हमने सही लिखा है। ओके, सो हमारा आ गया, नॉर्मल की वैल्यू आ गई। हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है आई थिंक। तो हमारा नॉर्मल आ गया n+4 इक्वल्स टू 0.8। सो हमारी नॉर्मल निगेटिव आ गई। निगेटिव का क्या मतलब है, निगेटिव का मतलब है कि दोनों में कांटेक्ट रहेगा ही नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका 0। ठीक है, मतलब दोनों में कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा M2 पे यदि मैं फ्रिक्शन देखूँ, M2 पे जो फ्रिक्शन लग रहा था, M2 मूव करेगा नहीं, पहले ये हम चेक करते हैं। तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा M2 को चेक कर लेते हैं एक बार कि M2 मूव करेगा नहीं। तो M2 पे जो हमारा फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू M2 की कितनी है, F2 मैक्स हमने निकाला था जो कि है 8 न्यूटन। ठीक है, और इस पे ग्रेविटी कितनी लग रही है, ग्रेविटी इस पे लग रही है 6 न्यूटन, राइट। सो 20 इंटू sin 37, सो 3/5, ओके नहीं 12 लग रहा है। 12 इस पे ये लग रहा था और इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू 8 न्यूटन है, तो जो कि 8 इसको रोक सकता है। तो ये एक्सलेट होना चाहिए, तो ये तो एक्सलेट हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं M1 की बात करूं तो M1 पे ये 36 था, तो ये हमारा 24 न्यूटन ग्रेविटी लग रहा था। और F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, F1 की मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाला था F1 की मैक्सिमम वैल्यू ओके 25.6। तो ये 25.6 है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है M1 को, तो M1 को तो ये रोक ही लेगा। M2 ये एक्सलेट कर लेगा, एक्सलेट कर जाएगा। यहीं पे लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो M1 जो हमारा है, M1 वो वहीं पे रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन उसकी 25.6 है, उसको आसानी से रोक लेगा, जो कि M2 आसानी से स्लाइड हो जाएगा। तो दोनों के बीच कांटेक्ट रहेगा ही नहीं, इसलिए हमारा नॉर्मल नेगेटिव आ रहा था। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे, ये हमारा D 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ओके, तो चलिए ये था हमारा फ्रिक्शन पे प्रॉब्लम्स। चलिए एक और प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, या फिर कितना टाइम हो गया, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्विकली फ्रिक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलो मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा और ये एडवांस है। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन है कि यहाँ हमें 3 मासेस दिख रही है, 2m, mn, 2m, a, b और c, और हमने फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन में और सब कुछ स्मूथ है।
एक्सेप्ट बिटवीन बी और सी के बीच, बी सी के बीच स्मूथ नहीं है, इसमें मेंशन है। The system is pushed by a force F as shown in the figure. All surfaces except B and C. Friction coefficient between B and C is mu. The minimum value of F to prevent the block B from slipping. ठीक है, तो आपको देखो B का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ब्लॉक B का। तो B पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? देखो B पे तो एक mg लग रहा है, mg इसको नीचे गिराना चाहता है, और B पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, इधर का C का नॉर्मल और A का नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। नॉर्मल हमेशा पुश करता है, मैंने बताया था, नॉर्मल इज अ पुश फोर्स। तो Na NC ऐसे लग रहा है। अब ऑब्वियसली हमारा Na ग्रेटर होगा तभी ये स्लिप नहीं करेगा, तो Na हैज़ टू बी ग्रेटर देन NC। तो फ्रिक्शन, इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी? फ्रिक्शन की वैल्यू Na माइनस NC इंटू म्यू, ठीक है, म्यू टाइम्स Na माइनस NC, ये हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू होगा। अब हमारा ये स्लिप ना करे, मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए। तो बेसिकली मिनिमम केस में क्या करना है हमें? मिनिमम केस में ये फ्रिक्शन की वैल्यू mg के बराबर कर देना है। तो Na माइनस NC इंटू म्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? mg के बराबर हो जाएगी। तो हमारा Na माइनस NC की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg बाई म्यू, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब किस तरह हमें Na माइनस NC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले पूरे सिस्टम पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पूरे सिस्टम पे सिर्फ ये F एक्सटर्नल है, इससे कारण ये पूरा सिस्टम एक्सलेट करेगा, और इसकी टोटल मास है 5m। 5m ही है ना? हाँ 5m है। तो इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा, इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स को आपको नेगलेक्ट करना है, अंदर जो भी लग रहा है बी और सी के बीच या ए और बी के बीच। सो F बाई 5m, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन से ये सिस्टम मूव करेगा। अब Na और NC के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम A और C का हम इंडिविजुअल डायग्राम बनाएंगे, या फिर हम ऐसा करते हैं, हम B का ही बना लेते हैं, तो ये काफ़ी सिंपल आ जाएगा। B का ही हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो B पे कौन कौन सा लग रहा है? इस पे Na लग रहा है और इस पे NC लग रहा है। अब इस दिनों की मदद से ये एक्सलेट हो रहा होगा A से। तो हम क्या करेंगे? Na माइनस NC इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन, और एक्सलेशन हमारा F बाई 5m है। m कैंसिल हो गया, तो Na बाई NC की वैल्यू आ गई F बाई 5, ठीक है। अब ये जो F बाई 5 आ गई, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमें निकालना क्या था? हमें F की वैल्यू निकालनी थी। तो F बाई 5 इक्वल्स टू mg बाई म्यू, ठीक है। तो F की वैल्यू आ गई 5 mg बाई म्यू। आई थिंक ये आंसर होना चाहिए। आई थिंक कितना आंसर गिवन है? ऑप्शन है, तो हमारे पास ऑप्शन 5 mg बाई म्यू, 5 mg बाई 2 म्यू दिया हुआ है। सबसे पहले तो ऑप्शन सी हमारा डायमेंशनली रॉन्ग है। ओके, सो यहाँ 2 म्यू है, तो आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया है इसमें। क्या मिस्टेक तो मेरे को नहीं लग रहा है। Na माइनस NC इंटू म्यू, क्योंकि इधर फ्रिक्शन नहीं है, या मैंने मिस्टेक कर दिया है आई थिंक। वो जो फ्रिक्शन, आई थिंक ये Na माइनस NC नहीं होगा, ये सिर्फ NC होगा, क्योंकि फ्रिक्शन होता है उस जगह का नॉर्मल इंटू, आप देख सकते हो उस जगह का नॉर्मल इंटू म्यू, ठीक है। तो आपको बस फ्रिक्शन बैलेंस करना है। NC ये आप कैंसिल कर दो, NC इंटू म्यू इक्वल्स टू mg। सो NC की वैल्यू आ गई आपको mg बाई म्यू, ठीक है। और उसके बाद ये तो एक्सप्रेशन हमारा सही था। अब इस पे B पे यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, तो हमने एक्सलेशन का वैल्यू हमने निकाल लिया, हमने एक्सलेशन निकाल लिया F बाई 5m। यहाँ तक तो सही है। और
बेसिकली एनसी हमें निकालना है, तो 2m का डायग्राम बनाएंगे। 2m पे क्या लग रहा है, एनसी इधर लग रहा है और ये एक्सलेट हो रहा है ए से। तो 2m पे जो फोर्स लग रहा होगा वो NC इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, से 2m आ गया, ठीक है। और तो NC की वैल्यू हमारे पास आ गई 2m इंटू एक्सेलरेशन F बाई 5m, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2F बाई 5, ठीक है। अब आई थिंक मिस्टेक हमने समझ लिया हमने। ओके, सो NC की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है F की वैल्यू। तो NC किसके बराबर है, हमारा NC बराबर था mg बाई म्यू के। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, mg बाई म्यू इक्वल्स टू 2F बाई 5। सो F की वैल्यू आ गई 5 mg बाई 2 म्यू। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो किस तरह से मिस्टेक होता है, और इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। हमने दोनों का नॉर्मल ले लिया था, जो कि दोनों का नॉर्मल मिला के हमने फ्रिक्शन लगा दिया था, जो कि नहीं है। फ्रिक्शन का वैल्यू होता है उस सरफेस पे जो नॉर्मल लग रहा है, जो कि NC लग रहा था, दैट इनटू म्यू, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हमारा लास्ट लेक्चर बचा हुआ है कि डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और उसके बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और बहुत स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि अब क्लास 12 स्टार्ट किया जाए, मतलब क्लास 12 के टॉपिक्स। तो अभी तक मैंने 5 लेक्चर्स लगभग ख़त्म कर दिया है, मतलब 5 चैप्टर्स बेसिकली क्लास 11 के। तो तब तक आप इन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, फिर वापस मैं 11th में आऊँगा, मतलब विद इन आफ्टर 10 डेज़ में भी। तो 10 डेज़ में 12th को पढ़ा देता हूँ, 12th के चैप्टर्स। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।